प्यार है ना, वो एक पूंजीवादी कल्पना है, क्योंकि सपने में भी राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं। वैसे मोहब्बत है ना, वो हमेशा अमीर से की जाती है, गरीब से नहीं। तो मुसलमान हो या हिंदू हो, अमीर हो तो मेरा दोस्त है, और गरीब हो तो अब कोविड में इतने गरीब मरे हैं, आज भी मर रहे हैं, वो हिंदू भी थे ना। टूट रहा है अडानी, और आपको लग रहा है कि आपका मुसलमान ने आपको कहाँ लूटा है, और अडानी हिंदू भी नहीं है, वो भी तो एक धर्म से आता है। मैं धर्म उसका उजागर नहीं करना चाहता, लेकिन वो हिंदू तो पक्का नहीं है, वो भी अल्पसंख्यक है। जुडिशरी जैसा बिहेव कर रही है, जैसा एग्जीक्यूटिव बिहेव कर रहे हैं, जैसा लेजिस्लेटिव बिहेव कर रहे हैं, और जैसा मीडिया बिहेव कर रही है, वैसा अगर लोग बिहेव करने लगे तो एक दिन में अराजकता आ जाए। तो लोगों का ये विश्वास टूटने का अवसर बस बाकी है, उसके बाद किसी के बस की बात नहीं कि इस देश की अराजकता को रोक। अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर एक अपने ही ऊपर एक औरत को सताने का या शोषण करने का आरोप लगता है, वो खुद ही सुनता है और खुद ही बरी करता है, और फिर राम मंदिर के मामले में ऐसा जजमेंट देता है, जो मंदिर के नीचे मस्जिद थी नहीं वो निकाल लेता है, और मंदिर बनाने का, और फिर जाके सांसद बनता है। तो ये उसके सामने तो बहुत छोटा जज है। होने के बाद अगर मौका मिले तो आप अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। संविधान और कानून क्या चीज होती है वो दिखाना भी जरूरी है, नहीं तो ये दौर बार बार आएगा। दोस्तों नमस्कार, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। देखिए, लोकतंत्र की अगर बात करते हैं तो लोकतंत्र के 4 खंभों की बात की जाती है। मीडिया को चौथा खंभा कहा जाता है। इसमें लेजिस्लेटिव आती है, एग्जीक्यूटिव आती है, जुडिशरी आती है, और मीडिया तो आता है। पिछले कई दिनों से आपने सुना होगा, और एक ये बयान दिया जाता है कि लोकतंत्र में केवल अदालत पर ही अभी भरोसा रहा है, केवल कोर्ट ही है जिसका सहारा है। ये तो नेता भी कहते हैं, लेकिन शायद अब वो भी बदल रहा है, क्योंकि इलाहाबाद कोर्ट के एक जज ने विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में जाकर जिस तरह के बयान दिए हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि इस देश में अब जो मेजॉरिटी है उन्हीं के जो राज है वो चलेगा, मेजॉरिटी की ही यहाँ पर सुनी जाएगी। इस तरह के बयान एक सिटिंग जज की ओर से विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में दिया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई, कहा गया आरएसएस और वीएचपी ही जो है यूसीसी के मुद्दे को नहीं उठा रहा, अदालत भी इस मुद्दे को उठा रहा है। इस तरह की तमाम बातें की जाए। हमें नेताओं से भरोसा नहीं था, हमें अधिकारियों पर भरोसा नहीं था, मीडिया को ऐसे ही गोदी मीडिया नहीं कहा जाता। अब जजेस खुलकर इस पर बात करने लगे हैं, वो भी ऑन कैमरा। और जब हम ये बात कर रहे हैं, दर्शकों को ये भी याद दिलाना बहुत ज़रूरी है, 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, और सबके ही बीच में ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। राजू परुलेकर सर हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके ही चैनल पर, सोहित मिश्रा ऑफिशियल पर। किस तरह से इसे देखा जाए? ये तो हम भी बात करते थे, आपने भी कई नेताओं को सुना होगा, अब कोर्ट पर ही भरोसा है, अगर कुछ होगा तो कोर्ट ही होगा। और जैसे बीच में हमने देखा भी था, जब जो पैसे दिए जाते थे इलेक्टोरल बॉन्ड पर, जब रोक लगाया गया था, तब लोगों को लगा था अच्छा अब भी थोड़ा भरोसा किया जा सकता है। ये तो अब खुलकर बयान ऐसे आ रहे हैं सामने, कैसे देखते हैं? कई जजेस ने पहले भी कहा है कि मैं आरएसएस में था, और कई जजों ने कहा कि मैं आरएसएस को मानता हूँ, और अपनी आरएसएस या जिसको एक अतिवादी संगठन माना जाता है विश्व हिंदू परिषद से, अपनी नज़दीकियाँ दिखाने के लिए रेस लगी हुई है। और ये हालात मुझे नहीं लगता है कि एक लोअर कोर्ट तक मर्यादित है, यानी आप हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक ये हालात जा पहुँचे हैं। जिस तरह से बाबरी मस्जिद को गिराना एक जुर्म यानी एक क्राइम कहा गया, और उसके लिए कोई क्रिमिनल ही नहीं है, ये कोई जजमेंट होता है, उसके नीचे किसी का साइन ही नहीं। फिर राम मंदिर बनाने का जजमेंट है, फिर चीफ जस्टिस के घर प्रधानमंत्री जाते हैं और आरती यानी भगवान की आरती करते हैं। ये सारी चीज़ें, और उसके बाद ऐसी कई चीज़ें होती है जिसमें कोर्ट ने, जैसे कि 1991 में जो लॉ बनाया था, अब वो 12 तारीख को आ रहा है, अब ज़्यादा दूर नहीं है, हम शायद वो ये एपिसोड जाएगा तब तक इसके फैसला आ जाएगा। लेकिन इससे पहले जो चीफ जस्टिस से चंद्रचूड़ साहब था, उन्होंने
वो जो मस्जिद वगैरह का जो जैसे स्टेटस को मेंटेन करने का जो कानून था उसको खोल दिया एक्चुअली फिर से। तो उससे संभल में जवान लड़कों की मौत हुई उसमें आपाधापी में, और पुलिस ने सीधा फायरिंग कर दी। तो वो पुलिस भी कम्युनल हो चुकी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के जुडिशरी इस देश से अलग नहीं है। इस देश में जो लोग रहते हैं उसमें फ़ायदे की तरफ दौड़ने के लिए जो रेस है उसमें जिनको जो स्पेस है, यानी जो बहुत आगे हैं या बहुत ऊपर है, जैसे कि ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणवादी हैं या बनिया हैं, ये उसमें जो ऊपरी तबके क्रीमी लेयर है वो कोशिश करता है कि सत्ता के साथ अपनी नज़दीकियाँ दिखाएं। और जब तानाशाही आ जाती हैं, जैसे आज देश में स्थितियां हैं, जैसे जर्मनी में थी या युगांडा में थी या रवांडा में थी, वैसे भारत में स्थिति है। तो उसमें जेनोसाइड एक समूह का हो रहा है या एक दो समूहों के साथ दुश्मनी बढ़ाई जा रही है, नफरत बढ़ाई जा रहा है। उस वक्त भी देश के जर्नलिस्ट, जिस देश के IAS IPS अफसर्स और जुडिशरी अपनी नज़दीकियाँ दिखाने में लगी हुई है। हालांकि जो ये काम कर रहे हैं, इस काम को अंजाम दे रहे हैं नफ़रत वाली। और यहाँ तक कि कलाकार और क्रिकेटर्स भी इसमें इक्का दुक्का छोड़कर आप इनको अलग नहीं कर सकते, ये वही कर रहे हैं। तो आप ये जो 4 खंबे जो हैं लोकतंत्र के, यानी 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, मीडिया एंड जुडिशरी, तो चारों ने लॉ का, यानी कानून का और रूल ऑफ लॉ का फ्रेम जो होती है उसका उल्लंघन किया है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी उल्लंघन किया है। और ये दौर ऐसा है कि इन्होंने इतना उल्लंघन किया है, यानी सारे नीचे तक, ऊपर से नीचे तक, यानी पुलिस फायरिंग करती है लोगों पे, सीधा मुसलमान हो तो पैर नीचे भी फायरिंग नहीं करती, रबड़ की गोलियां भी नहीं, सीधा फायरिंग सर में और मर जाते हैं लोग। लिंचिंग के बाद और रेप्स के बाद भी सज़ा बीजेपी वालों को नहीं होती। तो हर जगह पे इतना कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन आपको जवाब ही नहीं देता, जवाब दे नहीं है। तो ये जो इतना झुकना, लचीलापन आ गया है इनमें सब में, तो आप और मैं जो कॉमन मैन हैं, आप समझिए कि देश 140 करोड़ लोगों का है और युवा इस देश में सबसे ज़्यादा है, जो देश का भविष्य माना जाता है जनरली, उनमें नफ़रत फैल चुकी है। आप समझिए कि अगर जुडिशरी जैसा बिहेव कर रही है, जैसा एग्जीक्यूटिव बिहेव कर रहे हैं, जैसा लेजिस्लेटिव बिहेव कर रहे हैं और जैसा मीडिया बिहेव कर रही है, वैसा अगर लोग बिहेव करने लगे तो एक दिन में अराजकता आ जाएगी। यानी आप पहली बार विश्व के इतिहास में आप देखेंगे कि ये चारों पिलर्स जो हैं वो अराजक बन गए हैं और लोग कानून फॉलो, लोग नियम मान रहे हैं, लोग फॉलो कर रहे कानून। तो लोगों का ये विश्वास टूटने का अवसर बस बाकी है, उसके बाद किसी के बस की बात नहीं कि इस देश की अराजकता को रोके। वो मोदी, शाह, ये वो सब अगर आपको लगता है कि रोक पाएंगे तो कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए 20 करोड़ 10 करोड़ के देश को भी कोई रोक नहीं पाता है, ये तो 140 करोड़ लोगों का देश है। जिस दिन उनका भरोसा पूरा उठ गया कि उन्हें लगा कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये हो रहा है। अगर ये चारों पिलर्स में आपको गोगोई दिखे, चंद्रचूड़ साहब दिखे, जो जजेस आते, चीफ जस्टिस से लेके छोटे कोर्ट तक, आप इतना कम्युनल होने के बाद बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद पे कार्रवाई नहीं हो रही है और संघ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उल्टा उनके साथ कुर्सी लगा के बैठने में इनकी गरिमा बढ़ रही है, ऐसा इनको लगता है। तो फिर लोग अगर ऐसा करने लगे तो देश में अराजकता फैलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप ऐसी स्थिति है देश की आज कि एक रास्ते पर लोगों की कल्पना में एक ट्रैफिक पुलिस है और इसलिए वो ठीक से चला रहे गाड़ियाँ। ऐसे एक रोड समझिए आप, वो एक्चुअली वो ट्रैफिक पुलिस है ही नहीं, ऐसा कोई चौकीदार है ही नहीं। बस चोरी आप कर सकते हैं, बस आपको मालूम नहीं है अभी तक कि आप चोरी कर सकते हैं। तो बस उतना अवधि है हम में और अराजकता में, दैट्स ऑल। लेकिन इसका तो लोकतंत्र पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। लोकतंत्र क्या, देश पे ज्यादा असर पड़ेगा। लोकतंत्र पे असर पड़ चुका है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। अब ये रोजमर्रा की जिंदगी है, उस पर असर पड़ेगा। फिर गली गली में, पगडंडी में लोग जैसा मन चाहे वैसा चलाएंगे।
ब्रिटिश आने से पहले इस देश में ऐसे ही था। देश था ही नहीं, अलग अलग राज्य संस्थान हुआ करते थे, वहाँ के राजा हुआ करते थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस थी, फिर ये उस पर हमला करता था, वो कब्जे में ले लेता था। जैसे रंगदारी लेने वाले जो माफिया होते हैं, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है, अब तो महाराष्ट्र में भी है, लेकिन वो लोग जैसे अपना एरिया कर लेते हैं माफिया का। तो अगर सत्ता में ही माफिया है तो फिर देश में फैलने में कितना टाइम लगेगा। एक बार लोगों के समझ में आ गया तो बस वो एरिया वाइज चलने लगेगा। देश तरह नहीं चलेगा। अगर आप भगवा भी चला रहे हो, आप ये भी चला रहे हो, आप वो राजा आके कुछ भी बोल रहा है, वो आंध्र प्रदेश का, ऐसा अगर पुलिस को भी चलता है, जुडिशरी को भी चलता है, तो लोग सोचेंगे कि चलो यार दम है तो सब है, तो ये एरिया है। तो ये ऐसी माने कि सब अपने आप पर ही चल रहे। क्योंकि आप देखिए, आपने जो भी बात कही उसी को जब मैं भी देखता हूँ, महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए थे, मुस्लिमों को लेकर कई सारी चीजें कही गई। एक है तो सेफ है के नारे लगाए गए, लेकिन उसका दूसरा मतलब बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो बड़ा नारा कटेंगे है कहा गया। इसके ऊपर जितने लोग इसको बोल रहे हैं उनको 6 साल के लिए चुनाव करने तो छोड़िए, चुनाव में वोट देने से भी दूर करना चाहिए चुनाव आयोग को, और यही इसकी सजा है। लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो लोगों को देखिए, आप में ताकत है इसलिए आप कुछ भी करने लगे। आप देखिए, इनकी आपकी ताकत का जब तक आप पूरा इस्तेमाल नहीं करते तब तक आप ताकत आपकी कामयाब होती है। यानी एक ये हवा रहता है। मैं बहुत पहले जब स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में था, नहीं, मैं कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ता था, तब मुझे हमारे एक प्रोफेसर थे, तो वो कहते थे कि वो एक्चुअली बाद में पुलिस में भर्ती हो गए, आईपीएस ऑफिसर हो गए। तो यंग थे एकदम, और आईआईएम से आए थे, तो उनको ये था कि वो आईपीएस बने। वो शायद एग्ज़ाम दे रहे होंगे, अभी बाद में वो बने, और वो अभी मैं उनको जानता भी हूँ उनको। तो वो ये कहते थे कि पुलिस एक्चुअली सिर्फ मुंबई में हम पकड़ें या दिल्ली में पकड़ें तो पुलिस लोगों को रोक नहीं रही है। पुलिस की कल्पना जो है, पुलिस ताकतवर है, वो कल्पना लोगों को रोक के रखी हुई है। और पुलिस अनुशासन से चलती है और बहुत ताकतवर है। ये जब लोगों का कल्पना जो लोगों की सोच है वो रोकती है। और जब ये सच पता चल जाएगा लोगों को, जो कभी नहीं पता चलने देती व्यवस्था, इस अनुशासन से चलती है, लॉ से चलती है। तब लॉ एंड ऑर्डर के ज़माना था, लॉ एंड ऑर्डर से चलती है एक लिमिट तक, तो था ही, कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से चलती है, लोगों के मन में पक्का है, तब तक आप इनको रोक सकते हैं। और जिस वक्त उनको पता चलता है कि इनमें कुछ दम नहीं है, ये 20,000 ही पुलिस है और हम 1 करोड़ है, तो उस दिन, और ये पुलिस ही अपनी अनुशासन को खो चुकी है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को खो चुकी है, उस दिन पुलिस पे जनता और अराजकता हावी हो जाएगी। तो ये हमेशा वो कहते थे, वो मुझे अब भी रोज याद आता है कि जिस तरह से इस देश को चलाया जा रहा है मोदी, शाह और उनकी पार्टी की तरफ से, तो इस बात की तरफ आगे ले जाया जा रहा है। ये अनुशासन को तोड़ रहे हैं, संविधान के अनुशासन को, कानून के अनुशासन को, कुछ खास लोगों के लिए, जैसे अडानी के लिए, खुद के लिए, अन्य लोगों के लिए, उनके करीबी। ये लोगों को जब पता चलेगा कि तोड़ा जा सकता है, ये भ्रम टूट गया ना लोगों का कि इनकी ताकत तोड़ी नहीं जा सकती, वो स्टिल फ्रेम बोलते हैं, इसलिए खत्म। लेकिन आप देखिए ना, इनके बीच में जो मेन चीज है, जो नींव है, वो नफरत का है। एक सिटिंग जज विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाकर नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये नफरत नहीं है। आजकल क्या है कि देखिए, अगर मैंने ये भी देखा है कि आपकी चाटुकारिता करने के तरीके होते हैं। ये जज को ये मालूम है कि ये बोलने से मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय भी हस्तक्षेप कर सकता है अगर मुझे बोलने से रोकने की किसी ने कोशिश की। उस जज को ये मालूम है कि उसको हो सकता है कि इस बात करने से हाई कोर्ट आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट तक प्रमोशन मिल सकता है। वो रूलिंग पार्टी जो तानाशाह पार्टी है,
नाजी फैसिस्ट पार्टी है, उनकी नज़रों में वो ऊंचा पहुंच जाएगा। क्योंकि साध्वी ऋतंबरा, ये प्रवीण तोगड़िया, लाल कृष्ण आडवाणी, ये लोग सब, उमा भारती, ये लोग ऐसी बातें करके तो यहाँ तक आए हैं। और मोदी जी ने तो इतने लोकसभा चुनाव में, और योगी और सब लोगों ने इतने भाषण किए जो मुसलमानों के सीधा खिलाफ थे। अगर उनका ही शासन है तो जज ये सोचता है कि यार मैं संविधान में जो लिखा हुआ है, जो हमारे भाईचारे के बारे में विचार किया गया है, लॉ जिनकी मैंने संविधान का शपथ ली है, जो कानून जिसको मैं एक्चुअली रिप्रेजेंट करता हूँ, उसको वो मुझे आगे नहीं ले जा सकता करियर में मुझे ये चाटुकारिता आगे ले जाएगी। अब उसके मन में नफरत है वाकई, एक्चुअली वो यादव हैं, आप समझिए वो ओबीसी में से आते हैं, तो उसको ब्राह्मणवाद से को खुश करना है, तो वो आरएसएस को खुश करना चाहता है, और वो ये सोचता है कि मैं ओबीसी होकर भी ये बात करूं तो मुझे ज्यादा बड़ा बनने का मौका मिलेगा। तो ये चाटुकारिता स्मॉल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट जजेस तक फैल चुकी है। एग्जीक्यूटिव आईएएस ऑफिसर से लेके एक सामान्य क्लर्क तक पहुंच चुकी है, हवालदार तक पहुंच चुकी है। ये मीडिया के सारे जो बड़े मालिक और एडिटर्स हैं, उनसे लेके एक रिपोर्टर तक पहुंच चुकी हैं। और आप समझिए कि अब जुडिशरी अब पार्लियामेंट में तो चलने ही दी जाए तो पार्लियामेंट में तो फैल ही चुकी है, उसके बारे में तो हम बोल चुके हैं, सत्ता में वही लोग हैं। तो मुझे ये लगता नहीं असाधारण कोई स्थिति है, क्योंकि मनुष्य की महानता इसमें है कि जो ऐसा कहते हैं ना कि जो धारा के साथ बहते हैं वो मरी हुई मछली है, वो धारा के खिलाफ तैरती है वो जिंदा मछली है। वैसे मनुष्य जो है वो जो ट्रेंड चल रहा है या जो तानाशाह बोल रहा है उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत रखता है, वो जिंदा है। लेकिन ज्यादातर हर दौर में मरे हुए लोग ही ज्यादा मिलेंगे आपको, जो जिंदा है लेकिन उनका जमीर मर चुका है। तो ये व्यवस्था में कोई अलग लोग नहीं आते ना, इनको घर में जाके राशन पानी तो करना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना है। मैंने इसी रूम में, मेरे फादर बीमार थे 3-4 साल, उनको कैंसर से जूझते थे, तो रोज इतनी टेंशन रहती थी मेरे दिमाग में कि कहाँ से इनको ठीक करने के वो करेंगे, यानी उसका खर्चा इतना ज़्यादा था और इंश्योरेंस का कोई फ़ायदा नहीं था। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर उनकी डेथ हुई। 4 साल मैंने कैसे गुजारे मुझे मालूम है, लेकिन हर एक में उतनी हिम्मत नहीं होती। लेकिन मुझ में भी कोई बड़ी हिम्मत नहीं है। मैं हर रात को सोचता था कि मैं कल टूट जाऊंगा। विश्वास करिए आप, मैं हर रात को ये सोचता था कि कल कॉम्प्रोमाइज ही कर लेते हैं। तो आदमी टूटता है या लड़ाई को बीच में छोड़ देता है, तो मैं यह समझता हूं कि ये एक दौर है, और ये एक यादव नाम के जज का गलत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर एक अपने ही ऊपर एक औरत को सताने का या शोषण करने का आरोप लगता है, वो खुद ही सुनता है और खुद ही बरी करता है, और फिर राम मंदिर के मामले में ऐसा जजमेंट देता है जो मंदिर के नीचे मस्जिद थी नहीं वो निकाल लेता है और मंदिर बनाने का, और फिर जाके सांसद बनता है। तो ये उसके सामने तो बहुत छोटा जज है, तो स्मॉल ऑफिसर है वो। तो वो ये करेगा ना, वो सोचता है कि अगर इतना बड़ा जज, चीफ जस्टिस, वो भी ब्राह्मण, वो भी हार्वर्ड में पढ़ते हैं, तो फिर वो भी अगर कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं, तो मैं तो एक ओबीसी हूँ और मुझे आगे बढ़ने की इच्छा है, और मुझे इनसे चाटुकारिता करके मेरे शपथ से क्या होगा, संविधान से क्या होगा ये। लेकिन ये इसको नहीं मालूम, लेकिन चीफ जस्टिस को तो मालूम है इसको, कि जिस दिन ये जनता भी सोचने लगेगी कि मुझे शांति, मोहब्बत और भाईचारे से क्या मिलेगा, नफरत, हिंसा और असुरक्षा दूसरों के मन में पैदा करने से ही मेरा फायदा है। तो अगर ऐसे जो 140 करोड़ लोग, और उसमें से 100 करोड़ लोग भी ऐसा सोचने लगे और 200 करोड़ हाथ ऐसा करने लगे, तो ये लोग कहाँ भागेंगे। लेकिन यही तो हो रहा है ना, मतलब जो पूर्व जस्टिस थे, चीफ जस्टिस, जब रिटायर हो रहे थे तब अचानक से वो बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि राम मंदिर में क्या फैसला दूं, मैंने भगवान के सामने
हाथ जोड़कर मैंने उनसे ताकत मांगी और उन्होंने मुझे ये दिया। आप सब शपथ संविधान की खाते हैं, लेकिन अभी आप रिटायरमेंट के आगे के अपने फैसले के लिए ऐसे बयान देते हैं। कई रिटायर्ड जज पहुंच गए एक तो सिग्नेचर करते हैं ना वो, अगर भगवान ने कहा है तो आप सारे लोग सिग्नेचर क्यों नहीं किए? जो वो फैसला है जजमेंट राम फैसले मंदिर पे, वाला, है ना? तो एक तो बात, दूसरी बात यह है, किसी धर्मस्थल को या किसी की श्रद्धा को इस तरह से बर्बरता से और हिंसा से तोड़कर वहाँ दूसरी मूर्ति बनाने के लिए कोई दुनिया का भगवान नहीं कहता। ये कौन सा भगवान इनको मिला है ये हम सब जानते हैं। वो नॉन बायोलॉजिकल भगवान जो कहता है वो हो जाता है। तो अवतार तो हुआ है उनका, लेकिन आगे आगे देखते हैं क्या होता है। नहीं, वो टीवी पर अवतार हो गया है। और ये आप देखिए ना सर, इस सबके केंद्र में मुस्लिम घृणा, मुस्लिम हेट ही है। अब जैसे हमने जजेस की बात नहीं, की, ये एक ट्रेंड है। ये एक आपको आपकी जो नज़र है, आप जिस बात पे नज़र रखना चाहिए, आपको जनता, आपके पास पैसे नहीं है, आप जर्नलिस्ट हैं, आप नौकरी छोड़े ना। मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, मुझे भी काम नहीं देता कोई को कि मैं बीजेपी और भारतीय सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलता हूँ। एक्चुअली जर्नलिस्ट का वो धर्म है उसका, अनफॉर्चुनेट। हाँ, यानी कोरोना अगर तानाशाह बन गया तो कोरोना पे काम करने वाले हर डॉक्टर को मारने लगे तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर का यार काम है वो, मैं तो पोस्टमैन हूँ, मैं जो हो रहा है वो बोलूँगा ही ना। मैं, हमारा काम तो एक मैसेंजर का है। हम मैसेंजर वो हम बता रहे हैं जो हो रहा है। अगर वो बता नहीं रहे तो हम मैसेंजर नहीं रहते, वो पीआर बन जाएंगे फिर प्रधानमंत्री के। तो इस दौर में जब लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जीडीपी 5.4 हो गया है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं है, प्रधानमंत्री चिल्ला के बोल रहे हैं कि सॉफ्ट पावर है। कौन सा सॉफ्ट पावर, कहाँ पर, और सॉफ्ट पावर क्या होता है ये मुझे पहले बताओ। यानी वो, मैं इसके ऊपर बहुत जोक्स कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं करना चाहता क्योंकि ये गंभीर विषय है। तो ये सारी चीज़ें जो पतन हो रहा है, हम कॉन्गो, सोमालिया, हैती, ये इनकी श्रेणी में आने लगे हैं धीरे धीरे। पोल्यूशन में नंबर 1, एनवायरनमेंट में बैंड बजी है, भूख मरी में बैंड बजी हुई है हमारे प्रोपागंडा, यानी गलत फेक न्यूज़ का नंबर 1 पहुंच चुके हैं दुनिया में। तो ऐसी स्थिति में हम जहां जा रहे हैं ये पता नहीं चले, इसलिए इतने बड़ी तादाद में जो लोग संख्या है उसको एक खिलौना देना चाहिए। वो खिलौना बहुत घातक है, लेकिन वो हथियार है हिंदू मुस्लिम नफरत। तो वो कर रहे हैं। वैसे मोदी जी को या फिर शाह जी को या शाह जी के बेटे को या फिर अडानी जी को कोई नफरत नहीं है मुसलमान से। वो उनसे व्यापार करते हैं ना, राजनीति भी करते हैं, और अपना तेल सारा मुसलमानों के यहाँ से आता है। वो अमीर मुसलमानों से, गरीब से तो कोई मोहब्बत नहीं करता भाई। गरीब, देखिए एक कविता है, मैं याद नहीं कर रहा है मैं किसने लिखी है, उसमें 2 लाइनें ये हैं कि प्यार है ना वो एक पूंजीवादी कल्पना है, क्योंकि सपने में भी राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं। वैसे मोहब्बत है ना वो हमेशा अमीर से की जाती है, गरीब से नहीं। तो मुसलमान हो या हिंदू हो, अमीर हो तो मेरा दोस्त है और गरीब हो तो, अब कोविड में इतने गरीब मरे हैं, आज भी मर रहे हैं, वो हिंदू भी थे ना, ऑक्सीजन के बिना मरे। वो अभी भी मैंने अभी देखा कि एक डॉक्टर दंपति ने, मुसलमान, एक सोसाइटी में घर लिया 500 लोगों के। तो वो औरतें और पढ़ी लिखी, उनको सो कॉल्ड पढ़ी लिखी कहते हैं, वो उन्होंने उनको प्रोटेस्ट किया, फिर उन्होंने घर भेज दिया वापस। अब उनको ये समझ में नहीं आया कि मुसलमान उनका दुश्मन नहीं है। मुसलमान दंपति भी तो जाओ डॉक्टर ही थे, और मरते वक्त मुझे खून मुसलमान का देते या बचाने वाला डॉक्टर मुसलमान है या हिंदू है, मैं देखता नहीं बैठूंगा। ये आपके दिमाग में डाला गया है किसी ने उसके फायदे के लिए। वो खुद मुसलमान के साथ खा के बैठता है, अपने आप को पठान का बच्चा भी बोलने के लिए कतराता नहीं है। बात यह है कि समस्या सबसे बड़ी ये है कि ये लोगों को समझना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम ही नहीं है।
प्रॉब्लम भूखमरी है, प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रॉब्लम बेरोजगारी है, प्रॉब्लम हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका पूरी तरह से पतन है। हमारा रुपीस और डॉलर में जो कीमत थी, जो मोदी सत्ता में आए तो कितना थी, 52 वगैरह थी, आज उसका यानी मेरे एक दोस्त हैं, वो अभी अजरबैजान में गए थे, मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि यार अजरबैजान का जो करेंसी है वो अब डॉलर जितनी होगी। जो मनमोहन सिंह के टाइम में डॉलर की कीमत 53 रुपया था, तो अजरबैजान की करेंसी 53 रुपया दिया तो एक वो करेंसी आपकी। तो मैंने कहा ऐसे ही मनाइए यार, ये महान शासक का महान शासन जो है वो आप ऐसे ही मनाएंगे। तो मेन मुद्दा जो है वो अडानी के इर्द गिर्द घूम रहा है, आपको लूट रहा है अडानी, और आपको लग रहा है कि आपका मुसलमान ने आपको कहाँ लूटा है। और अडानी हिंदू भी नहीं है, वो भी तो एक धर्म से आता है, मैं धर्म उसका उजागर नहीं करना चाहता, लेकिन वो हिंदू तो पक्का नहीं है, वो भी अल्पसंख्यक है। लेकिन आपको नफरत मुसलमान से क्यों हो रही है? आपका कोई पैसा लूटा नहीं है किसी मुसलमान ने, आपको किसी मुसलमान ने कुछ मारा नहीं। वो 4 शादी के 10 शादियां करें, आप भी तो इलीगली करते, हिंदू नहीं करते क्या? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने में हिंदुओं की संख्या आप देखिए। और जहां तक बच्चे पैदा करने का सवाल है, हमने पहले ही 140 करोड़ बच्चे पैदा करके चाइना से आगे गए, उनको कैसे संभलेंगे वो देखिए। अब रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, अरे बांग्लादेश की जीडीपी आपसे ज्यादा है, आप समझिए कि बांग्लादेश को लोग जाना शुरू करेंगे कुछ दिनों में, आपके हिंदू वहां पर हिंदुओं को मार रहे हैं। अरे आपको बोलने का नैतिक अधिकार तब आता है जब आप मुसलमान का लिंचिंग रोक सके। तो जिस तरह से मुसलमान, दलितों और औरतों के प्रति नफरत और हिंसा बढ़ी है इस देश में, उसके बाद कोई भी व्यक्ति, मुझे कई लोग बोलते हैं, अरे आप कुरान के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, आप मुसलमान के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? एक तो उनके खिलाफ बोलने के लिए वो सत्ता में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि होशियार आदमी जो है वो कलर करना है, अब ये मरम्मत करनी है तो मेरे घर की करूंगा ना, मैं पड़ोसी के घर की करूंगा क्या? नहीं ना, मैं अपने घर की मरम्मत करके अगर पेंट बचा तो फिर मैं अपने पड़ोसी के पास जाऊंगा, बोलूंगा भाई साहब ये पेंट है, आपके घर को भी लगाना जरूरी है। तो बात यह है कि, और मैंने सब लिखा भी है, ऐसा नहीं है कि मैं हर धर्म पे उनका गलत है या सही है, वो लिख चुका हूं मैं। और मैं ना पल्लू का समर्थन, मैं बुर्खा का समर्थन नहीं करता, लेकिन पल्लू का करता हूं, ऐसा नहीं है। मैं किसी भी औरत को तय करने दी कि उसको क्या करना है, किसी भी धर्म की हो। तो औरत एक अलग ही मजहब है, ऐसा मैं मानता हूं, और उनको अपना तय करने दो। तो हर मजहब ने पहले औरत को ठगा है। तो मैं इस बात से चकित आश्चर्य नहीं करता कि हिंदू मुसलमान नफरत जो है वो बोई जा रही है और वो ज़्यादा फैल रही है। जिस हाथ को काम नहीं है, दिमाग को काम नहीं है। मैं जब अकेला बैठा था और ये बेकारी और ये तकलीफ़ के दिन थे, पिताजी भी बीमार थे, घर में और 10 समस्याएं थी। अगर मुझे ऐसा पता चला मेरे एड्रेनल ग्लैंड का, यानी वो एड्रेनल अगर बढ़ाने की कोशिश कोई कर रहा है, तो वो मुसलमान है, वो सारा इसके लिए जिम्मेदार है। तो मैं अगर मूर्ख आदमी होता, मेरे अंदर दिमाग और सोचने की शक्ति, तर्क शक्ति या अंतशक्ति नहीं होती, तो मैं भी ऐसे ही मानता कि चलो ये मस्जिद के, अब तेरे पापा क्या करते हैं, मेरी बेटी को पूछता कोई, तो वो कहती कि वो कुछ नहीं, मस्जिद के सामने जाके जय श्री राम के नारे लगाते हैं, बस इतना ही मेरा काम होता। और उसके बाद मैं एक दिन ऐसे ही कहीं मर जाता, और उसके बाद कोई रखा नहीं जाता। लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली 4 किताबें पढ़ी, अच्छे लोग ज़िंदगी में मिले, और बहुत सारे लेखक, कवि, चित्रकार, कलाकार जो अपनी रीढ़ की हड्डी कायम है जिनकी, वो देश और दुनिया के मैं मिला हूँ। उससे मेरी एक शेप ऑफ माइंड हो जाया। तो उससे मुझे पता चला कि वर्च्यू यानी मूल्य जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बाद आपका जो रहेगा वो आपने जो जिस मूल्यों का पालन किया उसके बारे में बोला जाएगा। तो मैं नफरत कर ही नहीं सकता। मैं एक्चुअली अडानी जी, मोदी जी और शाह के खिलाफ नहीं हूँ।
बस मुझे उन्होंने बाध्य कर दिया, उनका रोल जो आ गया वो। अब देखिए कि अब क्या भगवान कृष्ण को अगर भगवान मानते हैं आप, तो कृष्ण जो भगवान मानते हैं उनको क्या उनको मालूम नहीं था कि कर्ण भी बहुत उनकी उसकी भी एक साइड है, अदर साइड, और वो भी वीर है, वो भी दाता है। उसने उसके छल से उसके कवच और कुंडल निकाल लिए गए हैं, फिर भी उसका चक्का जब फंस गया तभी उसको तीर चलाने के लिए वो कहा गया, क्योंकि धर्म उसे वो धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म नहीं है, धर्म वो है जो आपको करना पड़ता है। ऑक्यूपेशन कहते हैं जिसको धर्म, यानी पत्रकार का धर्म है जो सच है वो लोगों के सामने रखे। आप देखिए गाजा में इतने पत्रकार मारे गए, फलस्तीन में इतने पत्रकार मारे गए इजराइल द्वारा, नेतन्याहू की सेना द्वारा, लेकिन नए पत्रकार जाते रहे। क्यों? भाई किसको जान प्यारी नहीं है? कोविड के टाइम जो डॉक्टर अस्पताल में जाते थे, क्या उनको जान प्यारी नहीं थी? लेकिन उनका धर्म है, ये धर्म है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, यहाँ पर कहाँ हो रहा है, यहाँ पर आप माने नहीं माने, लेकिन एक तरीके से जैसे कि वो डॉक्टर वाला आपने उदाहरण भी दिया, उसको घर नहीं लेने दिया गया ना, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है ना। तो एक तरफ जिनका काम है लोकतंत्र को बनाए रखना, वही अराजकता को इतने बड़े पैमाने पर फैला रहे हैं। ऐसे में मुसलमान तो मैं पहले भी बोल चुका हूं सोहित कि देश को राजनेता नहीं चला रहे हैं। बुरे तरीके के राजनेता भी होते हैं, अच्छे तरीके के भी होते हैं। हमने अच्छे राजनेता देखे हैं, बुरे राजनेता देखे हैं इस देश ने। लेकिन अब 2014 के बाद ये एक आपराधिक माफियाई संगठन देश को चला रहा है। तो इसकी अर्थव्यवस्था अलग है, इसकी कानून की कल्पना अलग है, इसकी मानवता की संकल्पना अलग है। खुद अमित शाह ने, गृह मंत्री जो है हमारे, कहने के लिए उन्होंने संसद में बोला है कि पश्चिमी सभ्यता की मानवता अलग है और हमारी मानवता का संकल्पना अलग है। अगर ऐसा है तो आपके बच्चे को आईसीसी का अध्यक्ष बनाए बिना रखना चाहिए, क्योंकि वो पश्चिमी सभ्यता से कुछ तो नाता रखता है। आईसीसी बेसिकली नाम ही क्रिकेट ही, हाँ, यानी ये लोगों के बच्चों को लेकर वो कह रहे थे। वो देखिए जो ठीक है, एक्चुअल सही में ठीक है, वो ये सारे लोग अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं और दूसरों के बच्चों को बता रहे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। इनके पार्टनर्स कितने लोगों को मुस्लिम है, कितने लोग मीट एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा मीट एक्सपोर्टर देश जो है, गाय का मांस, वो भारत से एक्सपोर्ट होता है, बीफ एक्सपोर्ट। तो कोई तो धंधा करता है ना, वो मुसलमान तो नहीं होता तो सारा आपको ट्रोल सारे बीजेपी का आईटी सेल चीख के बताता होगा कि ये मुसलमान ये बीफ एक्सपोर्ट करता है, इसको रोको। ये हिंदू करता है, जैन करते हैं। और मोदी साहब ने 2014 के इलेक्शन से पहले कहा था मेरे जैन मित्र हैं वो मीट एक्सपोर्ट में, बीफ एक्सपोर्ट में हैं, वो उन्होंने फख्र से कहा था। तो बात यह है कि ये आपके बच्चों को सिखाने के लिए है नफरत, उनके बच्चों के लिए हायर एजुकेशन इन एंड फॉरेन स्टडीज़ वो विदेश में, उनके बच्चों के लिए विदेश के पासपोर्ट, उनके बच्चों के लिए मीट एक्सपोर्ट, उनके बच्चों के लिए आईसीसी की अध्यक्षता, और आपके बच्चों को मस्जिद के सामने जाके जय श्री राम बोलना है। तो ये अराजक, ये तो कोई राजनेता बुरा भी नहीं करता, बुरा राजनेता भी अच्छा होता है। ये तो माफिया चला रहा है, करप्शन नहीं, ये तो अलग लेवल का माफिया आप कहते हैं। नहीं, आप करप्शन तो उसको कहते हैं जो छोटे छोटे पैमाने पे किया जाता है, बड़े पैमाने पे क्या पूरा देश बेचने को करप्शन नहीं कहते, इसको कुछ अलग ही कहते हैं। वो अगर मैं कई बार कह चुका हूं, फिर से कहने की जरूरत लेकिन इसको देशद्रोह कहा जाता है, ट्रेजन, दूसरा कोई नाम नहीं है। साउथ कोरिया में वो तो 8 घंटे में खत्म कर दिया विपक्ष ने, विपक्ष बहुत कामयाब रहा वहां का। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया का डर पैदा करके उनकी योजना थी उनके अध्यक्ष की कि देश में मार्शल लॉ लगाया भी उसने। पहले तो उन्होंने ड्रोन भेजे नॉर्थ कोरिया में कि उकसाने के लिए, ताकि नॉर्थ कोरिया हमला करे, लेकिन उनका फेल हो गया। 2023 से वो काम कर रहे थे उस पर, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने हमला ही नहीं किया, जबकि इतना खूंखार देश हम मानते हैं, उन्होंने हमला ही नहीं किया इनके ऊपर। तो वो फिर बिना वजह मार्शल लॉ लगाया। फिर 8 घंटे में विपक्ष ने जाके उसका संसद में 190 के खिलाफ, उनके जो सत्ता पक्ष के लोग थे उनमें भी विवेक जगा हुआ था, उन्होंने भी वो उसके खिलाफ वोटिंग किया
और उन्हें उठाना पड़ा और फिर वो अब उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। तो ये एक विवेक जिन्होंने खोया नहीं है, ऐसी जनता जिस देश में उस देश में होता है। हमारे देश में जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, राजनेता और मीडिया इन्होंने विवेक खो चुके हैं, लोग विवेक खो चुके हैं। ज़्यादातर जो उच्च वर्ण के लोग हैं वो देखो अपने सोसाइटी में मुसलमान को नहीं ले रहे हैं, लेकिन अपने सोसाइटी में खूनी और बलात्कारियों को छिपाने के लिए उनको परहेज नहीं है। तो पूरी तरह से उनका मस्तिष्क भ्रमित हो गया है। तो ऐसे देश में माफिया राज कर सकता है। लेकिन फिर सर इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि आपने जैसे कहा वहाँ पर जो लोगों का विवेक था, साउथ कोरिया की आपने बात की, उन्होंने अपने देश को बचाया। यहाँ पर तो ऐसे ही लोगों को आप उन स्थानों पर रख रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, और ये वो लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, जिनका विवेक नहीं जगता है, जो तो आए ही एक एजेंडे के साथ हैं, भ्रष्ट भी है। तो अगर ऐसे ही चलता रहेगा तब तो इसका कोई, इस रात की कोई सुबह आपको एक उदाहरण देता हूं कैसे नस दबाते हैं। हाँ। अब महाराष्ट्र की जो इलेक्शन हुए हैं उसमें डिप्टी कमिश्नर हृदयेश कुमार, तो वो जम्मू कश्मीर बैच के अधिकारी हैं, IAS। उनके ऊपर जम्मू कश्मीर में 2020 में और उससे पहले भी 2014 में या 2013 में शायद बहुत बड़े भ्रष्टाचार के केसेस हुए, CBI द्वारा भी, रोशनी एक्ट के तहत 25,000 करोड़ घोटाला। उसमें उनको सजा नहीं दी गई, उनको इलेक्शन कमीशन में लाया गया, पहले इलेक्टोरल ऑफिसर और फिर महाराष्ट्र में वो डिप्टी कमिश्नर। आप उनको देख सकते हैं, वही उन्होंने ही राज्यपाल को इलेक्शन का रिजल्ट सौंपा। तो अब उनको अगर कुछ कहा जाए सत्ता पक्ष की तरफ से, या कटेंगे तो बटेंगे कहा जाए, तो वो क्या एक्शन लेंगे? जो खुद 25,000 नहीं, उनको नहीं, वो उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया इसलिए तो लाया गया है उनको रिस्पेक्ट से यहाँ पर बिठाया गया है, तो एक्शन ले ही नहीं सकते। तो हर जगह ये कॉम्प्रोमाइज आपको दिखेगा अंदर से। राजनेता में भी जो सपोर्ट कर रहे हैं NDA गवर्नमेंट में, उनका भी कॉम्प्रोमाइजेस कहीं तो है, पकड़े गए हैं, वो नस दबाए के रखी है। लेकिन आप गरीब जनता है उसको सजा दे रहे हैं, वो ज़्यादा सहनशील नहीं हो सकती। एक लिमिट के बाद राहुल जो गांधी जो कर रहे हैं वो बहुत सही और सटीक कदम है। आप उनको कितना भी गाली दो, मैं भी उनका कई बार विरोध कर चुका हूँ, कुछ कदम जो उन्होंने उठाए, कुछ चीज़ों की कमियाँ आ रही है ऐसा मैंने कहा, लेकिन हर कमी के बावजूद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के उनके साथ जो एक्चुअल लोग हैं, पवन खेरा जी वगैरह से, सुप्रिया श्रीनाथ, वो लोग सही कर रहे हैं। और वो लोगों के विवेक की आवाज़ को अगर आपने उनके आवाज़ में आवाज़ नहीं मिला पाए आप, और वो भी जनता को मिले नहीं और जनता का मूवमेंट नहीं खड़ा कर पाए, तो ये देश का जो प्रयोग है 70 साल जवान देश है, फेल हो जाएगा। ये नेहरू जी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, ये दोनों ने मिलकर ये एक मॉडर्न रिपब्लिक बनाया है। ये एक प्रयोग है। ये देश एक नहीं था ब्रिटिश आने से पहले, और ब्रिटिश जाते वक्त भी वो उन्होंने पाकिस्तान अलग करके गए, वो एक अलग हेडेक था। लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा देश हमें मिला जिसको अखंड भारत मैं कह सकता हूँ। अगर वो भी हम खोना चाहते हैं तो रोक नहीं सकता हमें कोई, क्योंकि हम एक बड़ा मार्केट है दुनिया में। देखिए, दुनिया में लोग देश के प्रधानमंत्री, बड़े बड़े अध्यक्ष, यूनाइटेड नेशंस मोदी जी से प्यार नहीं करता, वो भारत के प्रधानमंत्री से जाता है। अगर बड़े बड़े कलाकार और बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन जाकर वहाँ बात करते हैं तो दबाव डाला जाता है उन पे। वो मोदी को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, वो जाकर भारत के प्रधानमंत्री को रिस्पेक्ट करते हैं, उस पद को। तो उस पद की गरिमा वो खुद ही कायम नहीं रखेंगे तो कितना कायम, अब हो गए 11 साल नहीं रखी है उन्होंने, बटेंगे तो कटेंगे। किसी प्रधानमंत्री का कहना शोभा देता है क्या? आप बताइए मुझे। अगर आप क्या संदेश देना चाहते हो जवान पीढ़ी को? आप मुझे नहीं पता आप पढ़े लिखे हो या नहीं, आप एक अनपढ़ गंवार लोगों की झुंड बनाना चाहते हो इस देश को, ये गलत है, ये आप देशद्रोह कर रहे हो। लेकिन लोगों की सहनशीलता कब तक रहेगी? और जिस दिन ये सहनशीलता मुझे नहीं पता, जिस दिन टूटेगी उस दिन तो अराजकता हमारे दरवाजे तक तो पहुंच गई है। देखिए, लोगों की सहनशीलता इस बात पर नहीं टूटेगी कि वो गलत कर रहे हैं, लोगों की सहनशीलता उनकी ज़रूरतों की वजह से टूटेगी।
इकोनॉमिक्स माफ नहीं करता। आप अब ये ब्रिटिश आने के बाद उन्होंने ये देश में जो लूटना शुरू किया उसके साथ कुछ सुधार किए, कुछ सुधारवादी लोगों को सपोर्ट भी किया, कुछ प्रथाएं थी, वो कुप्रथाएं थी, उनको बंद किया। तो वो गए, उसके बाद 70 साल में धीरे धीरे ये यहाँ की अर्थनीति को जिस तरह से शेप किया, हर प्रधानमंत्री ने किया, अच्छे थे बुरे थे, प्रधानमंत्री ठीक थे, राजनेता थे, माफिया नहीं थे, गुंडे नहीं थे। तो उन प्रधानमंत्रियों ने एक मध्यम वर्ग बनाया और वो मध्यम वर्ग अब इस दौर में 11 साल में टूटने लगा। और उसका टूटना जो है वो थोड़ा नफरत में बदल भी गया कि हिंदू मुस्लिम, कहीं देखोगे आप मध्यम वर्ग के लोग हैं जो खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, असुरक्षा ने उनको ये हिला दिया है, उनको भ्रमित करने वाला प्रोपागेंडा चल रहा है। लेकिन आप यह समझिए कि ये मध्यम वर्ग जैसे सिकुड़ता जाएगा वैसे इकोनॉमिक्स फेल्यूर जो हो रहा है, इकोनॉमिक्स उसका पता सबको पता चल जाएगा। उस वक्त इनके किसी आइडियोलॉजी के खिलाफ बगावत के लिए लोग नहीं खड़े रहेंगे, लोग अपनी जरूरतों के लिए देखिए अपने हक के लिए किसान खड़ा रहा। किसान का कोई संघर्ष आइडियोलॉजी से नहीं था, अल्टीमेटली आइडियोलॉजी से होता है। आपको एक बात बताता हूं ताकि आपके सवाल का पूरा जवाब मिल जाए। सीरिया में जो असद को गद्दी छोड़नी पड़ी, वो 12 साल का गृह युद्ध जो है वो एक सामान्य से 14 साल के बच्चे की वजह से शुरू हुआ। आपको मालूम है? मालूम है? नहीं, प्लीज बताइए आप। मैं बताता हूँ। नहीं, आपको मालूम नहीं होना कोई बड़ी यानी वो नहीं है, गलत बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम लोगों को मालूम है। एक 14 साल का बच्चा था, उसका नाम मैं रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन म से कुछ मयासक ऐसा कुछ नाम था। वो उसने एक दीवार पर लिख दिया दमास्कस में कि जस्मिन रेवोल्यूशन जब इजिप्ट ट्यूनिशिया वगैरह में होने लगी ना, तो उन्होंने वो दीवार पे लिखा कि डॉक्टर अब तेरी बारी। असद डॉक्टर हैं, ऑफ्थेल्मिक सर्जन है, तो उनको पूरे उनके सर्कल में या उनके देश में डॉक्टर या नाम से पहचाना जाता है। तो पुलिस ने उस बच्चे को और उसके साथी बच्चों को उठा लिया, 14-15 साल के। पहली बार जनता सड़क पर अगर सीरिया में दमास्कस में आई, दमिश्क में, तो उस बच्चे और उसके साथियों को छुड़ाने के लिए आए। वो आंदोलन बढ़ता गया। अब सरकार का भी ईगो होता है, तो उन्होंने उनको छोड़ा नहीं, बहुत दिनों तक छोड़ा नहीं। तो वो आंदोलन इतना बढ़ा कि पूरे देश में फैल गया। और फिर वो आंदोलन ये लाइन पे गया कि बच्चों को छोड़ो नहीं छोड़ो, लेकिन अब आप सत्ता छोड़ो, आप नहीं चाहिए। ये लेवल पे जाने के बाद इन्होंने और एक गलती की, उनके गोलीबारी की, फिर बम मारे, फिर बम फेंके लोगों पे, अपने ही लोगों के खिलाफ मिलिट्री का इस्तेमाल किया, केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया। फिर रूस वहां पर गया। लेकिन एक बार जनता उठी तो फिर आप दूसरे देश की मदद लो, ये कुछ भी करो जनता, तो वो फैल गया, इतना फैल गया। वो लड़के को करंट दिया अंदर, जेल के अंदर बहुत दिनों तक, और बाद में वो छूटा। वो ये जो क्रांतिकारी लोग हैं उनके साथ मिलकर उसके भाई मारे गए सारे, ये गृह युद्ध में पिताजी मारे गए। अब वो खुद कहता है, अभी उसका इंटरव्यू मैंने देखा, कि मेरे एक लाइन से लिखे हुए ऐसा होने वाला है, ऐसा मुझे मालूम होता तो मैं वो कतई नहीं लिखता, अपने देश का ऐसी बर्बादी होगी। लेकिन आप समझिए कि वो लाइन नहीं लिखता तो कोई और लिखता। सही बात। उसने लाइन लिखने से नहीं हुआ वो। वैसे ये जो माफिया राज जो चला रहे हैं, वो चाहे हम भी चाहे नहीं चाहे, तो भी जनता का उठना जो आप कहे वो आइडियोलॉजिकल नहीं है, वो इकोनॉमिक्स की फेल्यूर की वजह से होगा। और वो जनता उठने के लिए नहीं उठेगी, वो अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से उठेगी। जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वो चुनाव में फेस कर रही है, जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वो जुडिशरी में फेस कर रही है, जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वो पुलिस थाने में फेस कर रही है, उनको धीरे धीरे पता ही चलेगा कि ये सिर्फ मुसलमान हिंदू ही नहीं है, कोई भी हो तो यही न्याय है। गरीब और अमीर का सवाल है। अमीर मुसलमान को गले लगाने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमीर मुसलमान के साथ पार्टनरशिप में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं।
अपने बच्चों को ईसाई देश में भेजने के लिए इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो संपन्न हो। बस प्रॉब्लम हमारी अमेरिकी से है उनको। हमारी अमेरिकी के पीछे ईडी आएगी, हमारी अमेरिकी के पीछे सीबीआई आईटी आएगी, हमारे नोट बढ़ेंगे तो डिमोनेटाइजेशन करेंगे। ये सारा समझ में जिस दिन लोगों को आएगा उस दिन अपने एग्जिस्टेंस के लिए वो खड़े होंगे। उस दिन आपको रूस सपोर्ट करे, अमेरिका सपोर्ट करे, या आज जैसे नेतन्याहू सपोर्ट कर रहा है वो करे, बच नहीं पाएगा सब। लेकिन इस रात की सुबह आप देखते हैं कि होगी? मुझे नहीं पता। देखिए, ऐसा है कि रात की सुबह मेरे चाहने से नहीं होती। रात की सुबह प्रकृति का नियम है। मैं आज बोलूं कि आप भी रात है तो कल सुबह नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होगी क्या? होगी। तो मैं आपको यह भविष्य नहीं बता रहा हूं, जो रात है उसकी सुबह होती है। बिल्कुल। लेकिन सर, जाते जाते उन अधिकारियों को, उन नेताओं को, उनके लिए हमें क्या संदेश देना चाहिए जो जानबूझकर, उन्हें पता है कि एक बयान देने से, जैसे कि इलाहाबाद का हमने इस जज की बात की, हमने, आपको याद होगा एक शो इससे पहले भी किया था कि कैसे रिटायर्ड जज जाते हैं अयोध्या में, बैठते हैं, वो वही वैसे फैसले देते हैं। मनीषा महेश्वर एक अधिकारी हैं मुंबई में, वो लिखते हैं कि जब बाबरी ढही गई थी हमने मिठाई लड्डू बांटा था, और ये सारी चीज़ें वो लिख रहे हैं। मीडिया के लोग हैं जिन्होंने ना जाने कितने अलग अलग जिहाद का एक तरीके से आविष्कार कर लिया, थूक जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद बोल के मुसलमानों को कोविड में बहुत सताया। उन लोगों को हम कैसे संदेश दें? अब जनता अरे वो शाहरुख खान ने वो फूक मारते हैं, यानी आपको दूसरे जहान यानी आप जब कोई किसी का इंतकाल हो जाता है तो फूक मारते हैं। उसको तो लता मंगेशकर जी की जब देहांत हुआ तो शाहरुख आए थे, उनने फूक मारी। वो एक बहुत प्यार का वो होता है कि आखिरी आप वो जैसे सलाम करते हैं, आखिरी कोई नमाज अदा करते, तो वैसे आखिरी वो होता है फूक मारना। लोगों ने थूका, शाहरुख खान ने लता मंगेशकर पे, ऐसा बीजेपी ने और ट्रोल्स ने फैलाया था। इतनी अधमता मैंने मेरे जीवन में किसी देश में अन्य या भारत में भी नहीं देखी, सिवाय रवांडा के, जो रवांडा रेडियो और रवांडा देश चल रहा था। तो ये एक अप्राकृतिक सा विचार और जीवन शैली है जिसे ज्यादा दिन तक सहा नहीं जा सकता। लेकिन लोग, और जो लोग इसमें शामिल है, आपने पूछा जो ताकतवर लोग इसमें शामिल है, देखिए हमारे होते हुए, यानी हमारा ऑक्यूपेशन नहीं है, ये देश इस रात की सुबह होती है, तो हमें ये कोशिश उसके दूसरे दिन से ये करनी चाहिए कि जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है उनके लिए कानूनन और संवैधानिक रूप से कड़ी सजा हो और उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाए, जो न्यूरेमबर्ग ट्रायल में हुआ था। और मैंने ये सवाल ममता बनर्जी को अपने मेरे इंस्टा पे पूछा भी था। हम तो पूरी कोशिश करेंगे, आप भी पूरी कोशिश करेंगे, और दुनिया में ऐसे लोग हैं, संगठन हैं, सिविल सोसाइटी से, इंटेलेक्चुअल से, कितने भी जेल में डालो। तो क्या उमर खलीद की केस, एक व्यक्ति और भी है, रुपेश कुमार है, जो जर्नलिस्ट छत्तीसगढ़ वाले, 2 साल से जेल में है, और ये उमर खलीद 4 साल से जेल में है। तो ये लोग जो जेल में हैं उनकी ट्रायल नहीं, उनको कोई बेल नहीं, और जो रेपिस्ट बीजेपी के वो है सेंगर जैसे, उनको इमीडिएटली बेल मिलते हैं। जो गुजरात दंगों में रेपिस्ट थे उनको आने के बाद मालाएं पहनाई जाती हैं। तो आप ये समझिए कि इनका जेल में होना ये बात का संकेत है कि वो हमें जगा रहे हैं, वो अपनी यातनाएं इसलिए भोग रहे हैं कि वो हमें बता रहे हैं कि इस नफरत की पाप में जिन्होंने अपने हाथ धो लिए, जिन लोगों ने, एक हवालदार से लेकर चीफ जस्टिस तक और एक क्लर्क से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक, उन्हें अगर सुबह होने के बाद, इस रात की सुबह होने के बाद अगर मौका मिले तो आप अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। संविधान और कानून क्या चीज होती है वो दिखाना भी जरूरी है, नहीं तो ये दौर बार बार आएगा। सही बात। ये दौर लाने की और उसका अमल करने की एक सजा है, संविधान में लिखी हुई है, वो सजा उनको मिलनी ही चाहिए, संवैधानिक सजा। मैं हमेशा ये मानता हूं कि मेरे दुश्मन को भी मैं मन में आए, इसलिए मेरे मन में प्रतिशोध की भावना आए,
इसलिए मैं कुछ सजा नहीं देनी चाहिए। मैं गांधीयन विचारों का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं अहिंसा को मानता हूँ और इसलिए मैं मानता हूँ कि कानूनन जो सजा तय हुई है वही मिले, लेकिन कानून तोड़ने की और जहाँ की संविधान का उल्लंघन करने की एक कड़ी सजा है, देशद्रोह है, ट्रेजन है, उसकी जो सजा है इनमें सम्मिलित सभी लोगों को मिलनी चाहिए। देखिए, पैसिविटी भी इसमें शामिल होती है। जो आप पद पे बैठे तो आप पैसिव नहीं रह सकते, टेकिंग साइड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जज होने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि हम विपक्ष का काम हम नहीं करेंगे। आप विपक्ष का भी काम कर सकते हैं, आप सत्ता पक्ष, आपको ये सब बातें फालतूजुल बातें ही नहीं करनी चाहिए। तो मैं ये मानता हूं कि इस दौर में जिन्होंने हिस्सा लिया उनको शर्म तो आएगी, इतिहास में उनके बारे में अच्छा लिखा नहीं जाएगा, लेकिन जिन्होंने शामिल होकर इसको आगे बढ़ाने के लिए मदद की उन्हें संवैधानिक रूप से सजा होनी जरूरी है। ये बार बार हमें बाद में बताना चाहिए। बिल्कुल, और शायद इसलिए ही हम ये वीडियो भी कर रहे हैं। दर्शकों को मैं बता दूं कि ऐसे तमाम चीज़ें जब देश भर में हो रही हैं, और जैसे कि राजू सर ने अभी कहा कि क्योंकि जिनके पास विवेक से ठीक नहीं हो रहे हैं ना, उन्हीं के लिए संविधान में कानून बनाया है। सही बात है। और हम ये लोगों को याद दिला रहे हैं कि जिस तरह से उमर खालिद की बात की गई, रुपेश कुमार एक पत्रकार हैं जिन्हें 2-2.5 साल से जेल में डाला गया, ऐसे तमाम लोग हैं जो शायद लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसलिए ही इस पर दर्शकों डिस्कशन भी कर रहे हैं क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आपको पता चले कि जो कुछ हो रहा है हर कोई इसका समर्थन नहीं करता। आप अकेले नहीं हैं। आप अगर घंटों घंटे बैठकर कई मिनटों से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भी शायद जो देश में हो रहा है वो पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए आप इसे देख रहे हैं। और इसलिए राजू सर और हमने ये तय किया कि नहीं, जो लोग भी लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं, देश में अराजकता को ला रहे हैं, उनके खिलाफ बोलना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं, जैसे कि उदाहरण दिया गया कि एक बच्चा जब दीवार पर लिख देता है और डॉक्टर अब तेरी बारी है, डॉक्टर अब तेरी बारी लिख देता, अब इन्हें तो डॉक्टर भी नहीं कह सकते। नहीं, वो उन्होंने लिखा, यानी वो सोचा भी नहीं होगा उसने नहीं लिखा होता तो कोई और लिखता या कोई और वजह बनती, लेकिन ये होना ही था। तो यही जो आपके अंदर जो सोए हुए लोग हैं उन्हें जगाने की कोशिश में एक छोटा सा योगदान है। लोग बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, हमने केवल उन लोगों को भी ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जो पद पर बैठकर लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं और इस देश को कहीं ना कहीं अराजकता की तरफ ले जा रहे हैं। राजू सर, मुझे लगता है आपने बेहतरीन तरीके से आज न केवल समझाया बल्कि लोगों को ये भी याद दिलाया कि इस रात की सुबह होती है देश भर में, दुनिया भर में इस रात की, किसी भी रात की सुबह, जहां दुख है वहां सुख है, जहां रात है वहां सुबह है, जहां अंधेरा है वहां उजाला है। यानी ये दोनों चीजें एक दूसरे के बिना हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है, अप्राकृतिक है। अगर कोई समझता है कि मेरा तख्ता कभी पलटेगा ही नहीं, मैं हमेशा के लिए सत्ता में बना रहूंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्राकृतिक ही नहीं होता। यानी ऐसे नहीं, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जैसे जो सत्ता में आया वो जाएगा। तो रात की सुबह होती है दर्शकों, और वही संदेश जो है इसके ज़रिए हम दे रहे हैं। और ये उन लोगों के लिए भी वीडियो है जो बड़े बड़े पद पर बैठकर असंवैधानिक। और एक बात सोहित मैं इसके बीच में कहना चाहता हूँ, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति का ये लाइन है, ये कोट है। उन्होंने कहा कि कब्र में जाने के बाद आपको पता चलता है जो डरे थे वो भी यहीं आए और डरे नहीं थे वो भी यहीं आए। तो जाना सबको एक ही जगह पर है। आप तय कीजिए, आप डर कर जाना चाहते हैं या बिना डरे अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं। राजू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन आज ये चर्चा हुई है और लोगों को भी ये बताना ज़रूरी था कि आप अकेले नहीं हैं। यहीं पर बैठकर हमने राम मंदिर पर चर्चा की थी, हमने तमाम मुद्दों पर राजू सर से चर्चा की है, बेबाकी से चर्चा की है। शायद ये बतौर पत्रकार राजू सर का हमारा एक तरीके से एक छोटा सा योगदान हो सकता है वही चीज़ों के बारे में जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं। और इसलिए लोकतंत्र के जो चौथे खंभे में कम से कम कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अब भी काम कर रहे हैं, उसमें से राजू सर एक हैं। इसलिए हमने उनसे इस मुद्दे पर बातचीत की। आपको ये बातचीत कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि कहा गया, हिंदू मुस्लिम नफ़रत, इसे केवल आपको
आपके हक से कैसे दूर रखा जाए उसके लिए बहलाने का काम किया जा रहा है। ये हर किसी को समझने की ज़रूरत है और ये जो संदेश राजू सर ने दिया है मुझे लगता है बहुत बेहतरीन और बहुत महत्वपूर्ण संदेश है आज के इस दौर में। बहुत बहुत शुक्रिया राजू सर, आप जुड़े। थैंक यू। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। आप में से कई लोग हैं जो हमारे सारे वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो करें उसकी आपको जानकारी मिले। हम राजू सर के साथ लगातार अलग अलग चर्चाएं करते हैं, राजनीतिक, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या अभी की चीज़ों से जुड़ी हुई नहीं होती है। हमने इसके अलावा आरएसएस से लेकर तमाम दूसरे मुद्दों पर, मुसलमानों पर भी चर्चा की है, उसकी प्लेलिस्ट भी मौजूद है जिसे आप देख सकते हैं। उसमें इस वीडियो को भी ऐड किया जाएगा। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है जो हमने यहाँ पर की है। वीडियो पसंद आए तो इसे दूसरों के साथ साझा करना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और हम दोनों की तरफ से थैंक यू। नमस्कार।